नमस्कार, मैं दिव्यांशी श्रीवास्तवा आप सभी का स्वागत करती हूँ स्टडी आईक्यू पे। आज जो शख्सियत हमारे साथ इस इंटरव्यू सेशन में जुड़े हैं, इस इंटरव्यू की शुरुआत में सबसे पहले उनके लिए 2 लाइनें कहना चाहूँगी। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से ही उड़ान होती है। आज इस इंटरव्यू सेशन में हमारे साथ जुड़े हैं देवीलाल यादव जी, जिन्होंने राजस्थान सिविल सर्विस में रैंक 30th हासिल की है। देवीलाल जी की स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है। 2006 में इन्होंने अपनी जॉब एज पुलिस कांस्टेबल शुरू की। 2012 में इन्होंने एज पुलिस सब इंस्पेक्टर ज्वाइन किया और अब ही इज ऑल सेट टू बिकम एसडीएम इन राजस्थान। बहुत बहुत बधाई सर। बहुत लोगों की आप इंस्पिरेशन है, बहुत लोगों को आप जी, सपने देखने की उम्मीद देते हैं। थैंक यू मैम, थैंक यू स्टडी आईक्यू टीम। सर मैं शुरुआत इसी से करना चाहूंगी। अ, इतना डायनेमिक करियर रहा है, पहले पुलिस कांस्टेबल का, फिर सब इंस्पेक्टर का और अब फाइनली अब आप एक एडमिनिस्ट्रेटिव जॉब एसडीएम की तरफ। कैसी जी, फीलिंग है? देखिए कोई भी मेहनत अगर आप करते हो और फिर बाद में जब सक्सेस आप अचीव करते हो तो एक अलग तरह की फीलिंग आती है। वही सेम फीलिंग मुझे प्राप्त हो रही है। सर थोड़ा सा अपने बारे में बताएं, जैसे मैंने सभी को बता दिया आपके करियर की शुरुआत कैसे हुई, किस तरीके से आप अपनी जर्नी में आगे बढ़े, लेकिन शुरुआत कैसे हुई? देखिए मेरा नाम देवीलाल यादव है। मैं राजस्थान के ही नागौर डिस्ट्रिक्ट के नावा तहसील में गाँव है, चोसला, वहाँ का रहने वाला हूँ। 2006 में ड्यूरिंग ग्रेजुएशन ही मैं राजस्थान पुलिस में कांस्टेबल पद पे भर्ती हुआ था। उसके 6 साल की मेरी सर्विस रही। 2012 में फिर सब इंस्पेक्टर डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मैंने एग्ज़ाम के थ्रू, उसमें मेरी 37th रैंक थी। उस दौरान ही मेरा असिस्टेंट कमांडेंट में भी सिलेक्शन हुआ था, लेकिन दोनों में साथ सिलेक्शन होने की वजह से मैंने एसआई जॉइन किया और अभी 2018 के अंदर मेरी 30 रैंक आई। सर बहुत जरूरी होता है इस एग्जामिनेशन में, एग्जामिनेशन की भी चर्चा करेंगे कैसे तैयारी करनी है, लेकिन जैसे हमने जी, अभी बात की कि आप पुलिस सब इंस्पेक्टर हैं, कैसे टाइम जी, मैनेजमेंट किया, क्योंकि पुलिस की जॉब तो हम सभी को पता है बहुत ही हेक्टिक होती है। जी। देखिए, टाइम मैनेजमेंट का एक अपना अलग महत्व होता है। बिना टाइम मैनेजमेंट के कोई भी बड़ी सक्सेस आप अचीव नहीं कर पाते। कांस्टेबल रहते हुए भी मेरे थाने के अंदर पोस्टिंग थी, वहाँ भी मैं जैसे नाइट गश्त हो या जब भी मुझे टाइम मिले, अपना टाइम मैनेजमेंट करके नेक्स्ट डे का प्लान बना के शॉर्ट टर्म प्लान्स हो, लॉन्ग टर्म प्लान्स हो, मिड टर्म प्लान्स हो, वो प्लान के थ्रू आप पढ़ाई करनी होती है। तो वो मेरी आदत में था क्योंकि एक सक्सेस मैं अचीव कर चुका था और उसमें मेरी काफ़ी अच्छी रैंक आई थी, 37 रैंक थी। तो उससे इंस्पिरेशन मिला। उसी सेम इंस्पिरेशन और हार्ड वर्क को मैं फॉलो करते हुए, इसमें भी मेरा टाइम मैनेजमेंट है। मैं मैरिड भी हूँ, 2 बच्चे भी हैं मेरे। उन सब चीज़ों को मैनेज करते हुए, क्योंकि सिविल सर्विस का जो नेचर है मैं वो ऐसा है कि उसके अंदर सब चीज़ों को मैनेज करना होता है। एक सिविल सर्वेंट चाहे वो डिप्टी कलेक्टर लगता है या डीएम लगता है, तो उन्हें सभी विभागों को मैनेज करके चलना होता है। वही एक अच्छा एक प्रशासक माना जाता है। ये चीज़ें सब मैनेज करते हुए मैंने मेहनत की है। सर आप एक ग्रामीण परिवेश से आते हैं, आपने ऑलरेडी कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर की जॉब की। किस तरीके से अपने आप को मोटिवेटेड रखा कि अभी एसडीएम भी बनना है? क्योंकि हम अक्सर देखते हैं कि जब हम एक स्टेबिलिटी आ जाती है लाइफ में, लोग सपने देखना छोड़ देते हैं। जी। देखिए, मैं बताऊँ, शुरुआत में जब मैं मेरे 18 साल की उम्र में ही मैं पुलिस कांस्टेबल लग गया था। जिस सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस से आता हूँ, मेरा गाँव भी इतना ज़्यादा पिछड़ा था कि वहाँ हमारे गाँव में जो ज़्यादातर जो लोग थे या तो 3rd ग्रेड टीचर थे या फ़ौज में थे। तो वहाँ माहौल यही मिला कि या तो आपको फ़ौज में जाना है या फिर बीएड करके 3rd ग्रेड टीचर में। तो वो एक लंबी यात्रा हो जाती है, उसमें ग्रेजुएशन करो, फिर 2 साल बीएड का, उसके बाद में फिर वैकेंसी आती है। तो 18 साल की एज में या तो फ़ौज में या पुलिस में, इन 2 ही इनमें जाया जा सकता है। 18 साल में मैं भर्ती होके जब जयपुर आया, यहाँ पे कुछ सीनियर्स मेरे थे, वो तैयारी कर रहे थे। उनको देख के मैं बताऊँ आपको, जब मैं कांस्टेबल बना था तब तो मुझे आरएस की फुल फॉर्म भी पता नहीं थी कि आरएस क्या होता क्या है, इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? क्योंकि बैकग्राउंड ऐसा था, मेरे मदर फादर किसान थे। उन लोगों ने मुझे इंडिपेंडेंट कर रखा था, आप कुछ पढ़ो, पैसे हम दे सकते हैं, लेकिन क्या पढ़ना है ये आपको चूज़ करना है। खुद उन्हें ये पता नहीं था, क्योंकि गाइडेंस नहीं था। तो पुलिस में भर्ती होने के बाद जैसे मैं जयपुर आया, यहाँ कुछ लोगों से जुड़ा जो तैयारी कर रहे थे। तो उनमें कुछ लोग सिलेक्ट भी हुए, मेरे जो सीनियर्स थे, मेरे से पहले वाले बैच में सिलेक्ट हुए, एसआई बने, तो एसआई की तैयारी करी। एसआई की तैयारी भी इसलिए की कि मैं कोई बीएड वगैरह नहीं की हुई थी, नहीं तो मैं टीचर की भी तैयारी करता और कोई दूसरा था नहीं, तो एसआई में फिर एसआई के अंदर अच्छी रैंक मेरी आने की वजह से एक मोटिवेशन मिला। सेकंड पेपर जो था हिंदी का, उसमें मेरे हाईएस्ट मार्क्स थे, 186 मार्क्स थे आउट ऑफ 200। तो उससे एक मोटिवेशन मिला कि हमारे अंदर एक कैलिबर है। फिर मेरे जो सीनियर्स थे या मेरे गुरुजन थे, उन्होंने भी इस चीज़ के लिए मोटिवेट किया है कि आपको एक बार आरएस के लिए भी ट्राई करना चाहिए।
फिर जो सेम स्ट्रेटेजी कारण क्या है, जैसे हार्ड वर्क करते हो तो आपकी आदत में आ जाती है वो चीजें। उन सेम चीजों को बार बार आप रिपीट करोगे तो सक्सेस मिलती जाती है, क्योंकि दो दो सक्सेस में ऑलरेडी अचीव कर चुका था। वो सेम पैटर्न, सेम टाइम मैनेजमेंट, सेम हार्ड वर्क मैंने फिर फॉलो किया और फिर मुझे ये सक्सेस अचीव हुई। टाइम मैनेजमेंट, पेशेंस, हार्ड वर्क बहुत ही जरूरी है। आपने बताया 2006 में आपको आरएएस का फुल फॉर्म भी नहीं पता था, और जी अब आपने उस एग्जामिनेशन को सक्सेसफुली 30 रैंक के साथ क्लियर कर लिया है। जी। आपने कब सोचा एग्जैक्टली कि आरएएस की तैयारी कर सकते हैं? सब इंस्पेक्टर में मेरा रिजल्ट आने के बाद में, अब पिछले जो 2013 के जो बैच में मेरे दो बैचमेट है, एक राजेंद्र सिंह सिसोदिया जी है, एक उमेद रत्नो जी है। उनका बहुत अच्छी रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, जैसे 28th रैंक थी राजेंद्र जी की, और उमेद जी की थी जो अंडर 10 थे वो। उनकी सिलेक्शन होने के बाद में फिर मुझे ये तैयारी की सोची, उनके गाइडेंस लिया उनसे, और उस मोटिवेशन से फिर मैंने तैयारी। सर, जैसे आपने बताया कि आपको भी गाइडेंस मिला अपने सीनियर्स का, तो मैं चाहती हूँ कि आपने जिस तरीके से अपनी तैयारी की, जिस तरीके से एग्जामिनेशन को समझा, आप उसे शेयर कर सके। जी। देखिए, किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी करने से पहले उसका जो सिलेबस है उसे समझना सबसे पहले ज़रूरी है। तो आरएस का जैसे इसके अंदर मेंस पे है फ़ोकस, प्री होता है, मेंस होता है, इंटरव्यू होता है। इसमें जो सबसे ज़्यादा जो लीड करता है वो मेंस है। सबसे मेन फ़ोकस मेंस पे किया जाता है। तो सबसे पहले मेंस और प्री का लगभग इक्वल सिलेबस है, उसमें मैथ और रीज़निंग एक्स्ट्रा है। तो मैंने सबसे पहले सिलेबस को समझा। कारण क्या है, जब आप पूरा कंप्लीट सिलेबस समझ लेते हो, तो उस सिलेबस के जो पॉइंट्स आपके दिमाग में रहते हैं हमेशा, तो आप यूट्यूब पे कुछ देख रहे हो या कोई न्यूज़पेपर आप पढ़ रहे हो या कोई कुछ भी प्रोग्राम आप देख रहे हो, तो वहाँ आपको अपने आप क्लिक होता है कि ये चीज़ें मेरे सिलेबस की है, तो आप उन चीज़ों को पकड़ते हो, जल्दी-जल्दी आप अपने सिलेबस कंप्लीट होता है। तो सबसे पहले मैंने सिलेबस को अच्छे से समझा, उसको ग्रेस्प किया। उसके बाद में मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए। जितने सिलेबस के अंदर पॉइंट्स थे उनको समझ के, अच्छी जो बुक्स थी, चाहे वो एनसीईआरटी बुक्स हो, राजस्थान बोर्ड्स की बुक हो या कोई अलग टेक्स्ट बुक हो, एम लक्ष्मीकांत है, एम बर्नवाल है, ये बर्नवाल सर की बुक है। इन सब से मैंने कंपाइल किया, अपने खुद के नोट्स बनाए, उनका बार-बार रिवीजन किया, ज़्यादा से ज़्यादा राइटिंग प्रैक्टिस की, और ये सक्सेस आपके सामने है। सर, आपने बताया कि सिलेबस कितना ज़रूरी है, और ये बेशक बहुत ज़रूरी है, आपको एटलीस्ट पता चलता है कि क्या पढ़ना है एग्ज़ामिनेशन के पॉइंट ऑफ जी, व्यू से। अ, प्रीलिम्स, मेंस की एक जो इंटीग्रेटेड तैयारी की हम बात करते जी। हैं, उसकी स्ट्रैटेजी कैसे बनानी चाहिए? क्या अप्रोच होना चाहिए? देखिए, अब इसमें जो इतने लोग सिलेक्ट हुए हैं, सबकी अपनी-अपनी एक स्ट्रैटेजी है। किसी की ये होती है कि प्री की अलग तैयारी करें, मेंस की अलग तैयारी करें। मेरी जो स्ट्रैटेजी रही है, वो मैंने मेंस पे फ़ोकस किया है। कारण क्या है कि प्री के अंदर ऐसे डेप्थ में क्वेश्चन आते हैं, कि मैचिंग वाले क्वेश्चन आते हैं, कथन कारण वाले क्वेश्चन आते हैं। वो तब तक नहीं कर पाएँगे जब तक हमारी कांसेप्ट क्लियर नहीं होगी, और कांसेप्ट क्लियर तभी होगी जब हम डेप्थ में जाके पढ़ेंगे, जब मेंस की तैयारी करेंगे। अगर केवल फैक्चुअल चीज़ें पढ़ेंगे, प्री का अगर अलग से तैयारी करेंगे, तो एक दुगुना हो जाता है आपका हार्ड वर्क। पहले प्री की तैयारी करो, फिर मेंस की अलग से तैयारी करो। मेरा फ़ोकस ये था कि मैं मेंस की ही तैयारी करूँ, क्योंकि आपका सिलेबस तो लगभग इक्वल है। जैसा मैंने पहले बताया कि मैथ, रीज़निंग के अलावा, और रीज़निंग भी इतनी टफ नहीं आती। और मैथ के हैं तो 5 से 10 क्वेश्चन आते हैं, उनको 10 से 15 दिन के अंदर वो तैयार किए जा सकते हैं। तो मेरा मेन फ़ोकस था मेंस पे। मेंस के पूरे टॉपिक वाइज़ कंप्लीट किया, तो उससे प्री के अंदर मेरे 100 प्लस मार्क्स थे, और जो काफ़ी अच्छे मार्क्स थे। स्टार्टिंग से ही मेंस को ध्यान में रखते हुए तैयारी कैसे करनी है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से? बहुत सारे मल्टीपल पेपर्स होते हैं, और इवन जो सब्जेक्ट और जगह एज ऑप्शनल होते हैं, वो यहाँ पे आपके जीएस में ही आ जाते हैं, जैसे पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोशियोलॉजी। कैसे तैयारी करनी है इन सब्जेक्ट्स की, साथ ही में पूरे मेंस की इंटीग्रेटेड होल सम? देखिए, जैसे मैंने बताया, सिलेबस के पॉइंट्स पेपर फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ पेपर के कोई नोट्स नहीं बना जा सकते, क्योंकि लिटरेचर हिंदी है, उसमें इंग्लिश है। वो लैंग्वेज के हैं तो उनके कोई नोट्स नहीं बनाए जा सकते। तीनों पेपर्स के अलग-अलग टॉपिक, वो एक-एक मैंने नोट्स के अंदर टॉपिक लिए, उन टॉपिक्स को, चाहे एनसीईआरटी हो, चाहे राजस्थान बोर्ड्स की बुक हो या और कहीं भी हो, चाहे यूट्यूब हो, स्टडी वाई की चैनल हो, जहाँ से भी मुझे मैटर मिला, उस मैटर को मैंने कंपाइल किया। जो आरएएस के अंदर है, जो 10 मार्क्स और इसके अलावा 2 मार्क्स के और 5 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हर टॉपिक को मैंने इतना लिख लिया कि अगर 2 मार्क्स का आए, 5 मार्क्स का आए या 10 मार्क्स का आए, तो उतना मैं उसको कवर कर सकूँ। ऐसे करके मेरे 3 रजिस्टर तैयार हुए। वो रजिस्टर मुझे प्री में भी उनका बेनिफिट मिला, मेंस में भी मिला और इंटरव्यू में मिला। रिवीजन करने से कारण क्या होता है कि 2 दिन में चारों पेपर होते हैं। उनके 1 दिन पहले आपको रिवीजन करना होता है। तो अब इस जर्नी के दौरान लगभग 40 से 50 किताबें या उससे अबोव भी किताबें पढ़नी होती है आपको। अब 1 दिन पहले जब आप रिवीजन करने बैठते हो, तो उन किताबों का आपका रिवीजन हो नहीं पाता। तो 3 आपके जो नोट्स के जो सिलेबस हैं,
अकॉर्डिंग जो बने हुए हैं, उनको रिवीजन करने में काफ़ी ईज़ हो जाता है, तो वो काफ़ी फ़ायदा पहुँचाती है। सर शुरू से ही आपने लिखने पे बहुत ज़्यादा एम्फेसिस किया है। जी। एक नॉर्मल एस्पिरेंट को आईएएस की जो तैयारी कर रहे हैं वो जो मेंस की आंसर राइटिंग है, वो कब से शुरू कर सकते हैं? और आपका हिंदी माध्यम था, तो हिंदी माध्यम के लिए कुछ स्पेशल बातें? देखिए, सबसे पहले एक बार आपको सिलेबस से पूरा गो थ्रू होना होता है। नेक्स्ट टाइम जब रिवीजन स्टार्ट करते हैं, अगर प्री नहीं हो तो प्री प्री के 1 महीने पहले आप प्री पे फोकस करना। इसके अलावा जैसे सिलेबस एक बार कवर हो जाता है, उसके बाद में आप मेंस आंसर राइटिंग स्टार्ट करो। टॉपिक वाइज़ खाली पेपर जैसे मैं कोचिंग से ले आया, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो खाली पेपर थे। तो जैसे-जैसे मैंने राजस्थान हिस्ट्री पढ़ी, उसको कंप्लीट रिवीजन किया, फिर उससे रिलेटेड जो खाली पेपर था वो मैंने लिखा। उससे आगे जैसे-जैसे आगे बढ़ते गए सब पेपर लिखे, फिर सबके इंटीग्रेटेड पूरा एक पेपर लिखा। ऐसे करके मैंने कोई 100 से अबोव पेपर्स लिखे होंगे। घर पे मैं खुद लिखता था, मेरे मेंटर हैं श्री प्रेमदान रत्नू जी, वो मेरे पे बॉस भी हैं, एक्स भी हैं। तो उनसे मैं चेक करवाता था। कोचिंग में जैसे मैंने गीतांजलि अकेडमी में टेस्ट सीरीज़ जॉइन की थी, और भी जैसे स्प्रिंग बोर्ड है निर्माण में, उनसे मैं पेपर लेके आया था, वो पेपर मैं लिखता था, खुद चेक करता था, मेरे सीनियर्स से चेक कराता था। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी राइटिंग पे है। अब इस राइटिंग के अंदर कुछ वैल्यू एडिशन करना होता है। जैसे जो लोग सेलेक्ट नहीं हुए, जैसे या जिनकी काफ़ी ज़्यादा रैंक आई है, जैसे 1000 रैंक आई है, 300-400, वो लोग भी कोई कमज़ोर नहीं है, लेकिन उनमें जो 5 या 10 नंबर का जो डिफरेंस है, वो होता है वैल्यू एडिशंस। वो वैल्यू एडिशन के लिए जैसे मैं दृष्टि आईएएस की वेबसाइट वो फ़ॉलो करता था, स्टडी आईक्यू यहाँ मैं देखता था। तो यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा जो मैटर मिलता है, वो अगर आप अपने आंसर में इंसर्ट करते हो, तो वो वैल्यू एडिशन होता है। जैसे अभी मॉक इंटरव्यू के दौरान मैंने देखा कि ये चाइना ने फरवरी के अंदर अपने ज़ीरो पॉवर्टी घोषित किया वहाँ। तो ये स्टोन सूप थ्योरी मैंने कहीं भी नहीं पढ़ी, किसी भी बुक के अंदर नहीं पढ़ी, कहीं जो मंथली मैगज़ीन आती है वहाँ नहीं पढ़ी। स्टडी आईक्यू के एक वीडियो लेक्चर में मैंने वो देखा था, स्टोन सूप थ्योरी चाइना ने अडॉप्ट की है। वो मैंने एक मॉक इंटरव्यू के दौरान बताया, तो जो बोर्ड था मॉक इंटरव्यू वाला, वो इतना इम्प्रेस हुए कि यार ये चीज़ें आप कहाँ से लेके आ रहे हो? तो ये जो चीज़ें हैं, छोटी-छोटी चीज़ें, वो आपका क्वेश्चन का या वैल्यू एडिशन करती है। और ये 10 से 15 नंबर का ही होता है कि कुछ लोगों के 86, 85 तक नंबर आते हैं, हम 100 प्लस जा रहे हैं। तो लगता यूँ है कि 10 से 15 नंबर का ही है, लेकिन वो 10 से 15 नंबर का वैल्यू एडिशन करने के लिए कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें आपको करनी होती है। बार-बार प्रैक्टिस करनी होती है, अलग-अलग सोर्सेज़ से कुछ नेक्स्ट, जैसे स्टडी आईक्यू का मैं बता रहा हूँ, दृष्टि आईएएस चैनल है, वहाँ से कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें जो है, अगर आप अपने क्वेश्चन के अंदर उनको इंसर्ट करते हो आंसर में, तो वो वैल्यू एडिशन होता है और वही आपका अच्छी रैंक दिलाता है। सर राजस्थान की जो स्पेसिफिक इश्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, उनको किस प्रकार से तैयार करना है? राजस्थान के करंट अफेयर्स के लिए जैसे यहाँ पे जो 2 मेन न्यूज़पेपर है, राजस्थान पत्रिका है, दैनिक भास्कर है, उसको रेगुलर आप पढ़ो। इसके अलावा ज़्यादातर जो करंट अफेयर्स के वो आर्थिक समीक्षा है, राजस्थान की आर्थिक समीक्षा, उससे वो कंप्लीट हो जाते हैं। राजस्थान सरकार एक एक सुजस एक पत्रिका निकालती है, उस सुजस को पढ़ो, एक मूमल आती है, ये कवर कर देती है लगभग। सर आपको काफ़ी रिच एक्सपीरियंस रहा है पब्लिक डीलिंग में। तो बेशक आपका इंटरव्यू भी बहुत ही इंटरेस्टिंग रहा होगा। जी, जी, इंटरव्यू का कुछ एक्सपीरियंस अगर आप शेयर कर सकें? जी। इंटरव्यू का देखो, ये भी इसमें भी स्टडी आई का काफ़ी योगदान रहा है। एक तो करंट अफेयर्स के लिए मैं राहुल साईगांवकर सर हैं, अमित वरीदी गिलोर वो बोलते हैं, ये हैं अंकित अग्रवाल सर हैं, इनके वीडियोज़ मैं लगातार फ़ॉलो करता था। जो सबसे बड़ी चीज़ है स्टडी आई की कि अभी कोई इश्यू हुआ, जैसे कल असम मिज़ोरम का इश्यू था, विदिन 2-3 हावर्स के अंदर स्टडी आई पे वो चीज़ आ जाती है, और कंप्लीट उसकी हिस्ट्री क्या थी, अभी क्या क्लेश है, इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसमें किया क्या जाना चाहिए। मेरे इंटरव्यू के दौरान जैसे इज़राइल-फ़िलिस्तीन वाला इश्यू रेज़ हुआ था, तो वो इज़राइल-फ़िलिस्तीन का इतना अच्छे से एक्सप्लेन स्टडी आईक्यू पे किया था। दूसरा जैसे मेरा जो मॉक इंटरव्यू हुआ था, उसके 10 से 15 दिन पहले आपने ही एसआर जहांगीर जी हैं, एक आईपीएस हैं, रिटायर्ड डीजीपी हैं, उनका आपने इंटरव्यू किया था। लकीली वो मेरे बोर्ड में थे। वो वो मैं स्टडी आईक्यू फॉलो कर रहा था, आप ये मेरा पूरा इंटरव्यू देखा हुआ था, तो मैं देखते ही लगभग मैं पहचान गया था कि ये वही हैं। बाद में तो मुझे क्लियर हो गया, उन्होंने खुद बताया कि मैं पुलिस में ही हूँ, पुलिस अधिकारी हूँ, तो मुझे लग गया था कि अब मैं क्या पुलिस में हूँ, 15 साल से मैं पुलिस पे था, तो मेरा पुलिस पे ही चलने वाला है। हालाँकि उसके अंदर 2 चीज़ें होती है, जिस फ़ील्ड में आप हो और उसका एक्सपर्ट, जैसे 30-40 साल से वो सेवा में है, 30 साल से लगभग, तो वो आपके सामने बैठा है, तो वहाँ 2 चीज़ें, अब आप एवरेज नहीं रहने वाले होते, या तो आप जाओगे नेगेटिव में या आप जाओगे पॉजिटिव में। अगर आपने अपने फ़ील्ड के बारे में बहुत अच्छे से उनको एक्सप्लेन किया, तो अब चूँकि मैं 15 साल से था, 2 सर्विस पे मैं जैसे ग्रास रूट लेवल पे कांस्टेबल पे भी काम कर लिया, मिड लेवल पे सब इंस्पेक्टर, तो फ़ील्ड में भी मैं काफ़ी रहा हूँ, मुझे नॉलेज भी है इन चीज़ों का। तो मेरा लगभग कंप्लीट इंटरव्यू मेरे जॉब प्रोफाइल पे चला। चारों जो मेंबर थे वो भी पुलिस पे चले। मेरी हॉबी, इवन मेरी शॉर्ट फ़िल्में देखने मेरी हॉबी है, तो वो भी उन्होंने उसी पे चलाई कि आपकी शॉर्ट फ़िल्में, जैसे पाताल लोक एक मैंने वेब सीरीज़ देखी थी, या छोटी-छोटी एक तांडव एक छोटी एक शॉर्ट फ़िल्म है, उसपे वो लोग ले गए। तो पुलिस पे चला, तो मैंने काफ़ी अच्छा उसमें किया, मेरे 72 मार्क्स आए हैं।
हमें बहुत खुशी है और जिस तरीके से आपने पूरी चीज को डिस्क्राइब किया, किस तरीके से प्रिपेयर करना है और स्टडी आईक्यू का जिस तरीके से योगदान आपकी जर्नी में रहा है, पूरी स्टडी आईक्यू की टीम बहुत ही खुशी है आपके इस सक्सेस से। कुछ फाइनल जी। वर्ड्स, टिप्स, सजेशंस आप सभी एस्पिरेंट्स को देना चाहेंगे? देखिए एस्पिरेंट्स का मेरे जो 3 हैं मोटो कि एक तो आप सोशल मीडिया से दूर रहो, तो फेसबुक है, इंस्टाग्राम पे, उन पे आपका टाइम कंज्यूम बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होता है। जब तक आप तैयारी कर रहे हो, सोशल मीडिया से आप दूरी बनाओ, आत्मानुशासन रखो और कंसिस्टेंसी रखो अपनी पढ़ाई के दौरान, तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता आपकी। थैंक यू सो मच देवीलाल जी, हमारे साथ आज इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ने के लिए। हमें बहुत खुशी है कि आप थैंक यू। आज आए और अपना एक्सपीरियंस हम सभी के साथ शेयर किए। बहुत ही जी, वैल्यू एडिशन रहेगा ये सभी एस्पिरेंट्स के लिए। आपके एक्सपीरियंस, आपका रिच एक्सपीरियंस विल बी अ ग्रेट हेल्प। जी।